ये डिटेल से देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमको ये समझना है कि डेंगू होता क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि डेंगू एक वायरल फीवर होता है, समझ गए। डेंगू क्या होता है, यह एक वायरल फीवर होता है। यह वायरस ग्रुप के जो होता है उसी से होता है, समझ गए। बाकी इसका जो वहन करता है, इसका जो आपका कैरी जो होता है, कैरियर जो होता है इसका, वह मच्छर होता है। मतलब इसका वाहक जो है मच्छर होता है, जो एक से दूसरे व्यक्ति में क्या करता है, फैलाता है, समझ गए। और होने का कारण जो होता है वह डेंगू वायरस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, DNV कहते हैं, समझ गए, डेंगू वायरस। इसको याद रखिएगा। डेंगू अब पूछेगा कि किस मच्छर से होता है, तो यह एडिस एजिप्टाई मच्छर के कारण होता है। पहला प्रश्न यही ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। यह एक मच्छर वाहित संक्रामक रोग है, जो मच्छर में भी अलग अलग प्रजातियां हैं, उसमें से एक एडिस एजिप्टाई मच्छर है, उसके काटने से यह होता है। ओके, जो डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। अब इस मच्छर के अंदर ऐसा वायरस होता होगा जो काटने से यह डेंगू वायरस शरीर में फैलता होगा और डेंगू उत्पन्न होता होगा। इसे हड्डी तोड़ बुखार, इसे जो है ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, या इसे हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव निकलता है। तो यह डेंगू के बारे में समझ गए। अब डेंगू के कारण क्या है, पैथोजन क्या है। डेंगू ज्वर बुखार का रोग कारक, मतलब रोग जो कारण होता है वह डेंगू वायरस होता है। मच्छर काट लेगा और वह मच्छर के काटने से बॉडी में डेंगू वायरस फैलने लगता है, समझ गए, जो RNA प्रकार का वायरस होता है। डेंगू का जो वाहन करता है वह कौन करता है, वह एडिस एजिप्टाई मच्छर करता है। मतलब किसी व्यक्ति में मच्छर काटेगा, कौन मच्छर, एडिस एजिप्टाई। अब यह जैसे ही काटेगा तो अगर डेंगू फीवर होगा तो उस व्यक्ति में डेंगू वायरस जो है क्या हो जाएगा, शरीर में प्रवेश कर जाएगा ये मच्छर के काटने से। और वह वायरस RNA प्रकार का होता है, और उस वायरस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, DNV वायरस भी कहते हैं। तो इस चीज़ को, या डेंगू वायरस इसी को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी प्रमुख प्रजातियां एडिस एजिप्टाई एवं एडिस एल्बोपिक्टस होती है। यही प्रजाति है, मच्छर के बहुत सारे प्रजाति है, उसमें से एक एडिस एजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस होता है। यह मच्छर प्रायः दिन के समय ही ज़्यादातर काटता है, समझ गए। इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखिए, गंदे पानी नालियों से दूर रहे, समझ गए ना। तो ये सारे कंडीशन होते हैं। तो ये तो रोग कारक भी समझ लें। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, ऊपर जो भी पढ़े हैं उसको इंग्लिश यहाँ पे दे दिए हैं। अब हम लोग कारण भी जान गए कि ये जो है डेंगू किस कारण से होता है, किन कारक से होता है और क्या होता है, समझ गए। अब जब कारण समझ गए, होता क्या है समझ गए, तो अब इसके लक्षण को जो है हम लोग को बताना है कि आखिर डेंगू में क्या क्या लक्षण दिखते हैं किसी व्यक्ति में डेंगू होता है। तो डेंगू में 3 स्थितियाँ, 3 कंडीशन उत्पन्न होता है। डेंगू के लक्षण 3 कंडीशन में दिखता है। एक होता है जो नॉर्मल सामान्य प्रकार के डेंगू फीवर होगा, पहला। दूसरा होता है डेंगू फीवर वह हेमरेजिक कंडीशन में हो जाएगा, मतलब ब्लीडिंग वहाँ पे होने लगेगा, तो वह जो है डेंगू रक्तस्राव बुखार में आ जाता है, वह एक अलग कंडीशन हो जाता है। तीसरा कंडीशन होता है कि डेंगू के कारण व्यक्ति में शॉक लगने लगता है, आघात लगने लगता है, तो वही डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। तो यह नॉर्मल डेंगू फीवर होगा, तो इसमें क्या क्या लक्षण दिखेगा। दूसरा है कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर अगर हो जाएगा तो क्या क्या दिखेगा लक्षण, ए वाला। और तीसरा है डेंगू में अगर आघात होगा, शॉक सिंड्रोम हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या क्या लक्षण देखेगा। तो ये 3 लक्षण याद रखने को। ओके, आगे चलिए। अब हम लोग पहला में देखेंगे कि डेंगू फीवर जो है नॉर्मल है, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो सबसे पहले तेज बुखार होता है, नॉर्मल फीवर अगर डेंगू का नॉर्मल अगर सामान्य डेंगू है तो उसमें फीवर दिखाई देगा। सिर दर्द होगा, चूँकि जानते हैं फीवर में सिर दर्द होता है। अब इसका एक लक्षण होता है कि हड्डियों में दर्द करता है, ज्वाइंट में। डेंगू होने पर हड्डियों में, ज्वाइंट में पेन करता है, तो यह सामान्य लक्षण में ही आएगा। वीकनेस, बुखार होने पर वीकनेस हो ही जाता है, प्लेटलेट यहाँ पे कम जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ें होगा। जी घबराएगा, उल्टी की तरह होगा, तो यह सब फीवर में एक तरह से दिखा जाता है लक्षण। तो यही लक्षण सब सामान्य डेंगू में होगा, जो कि मैंने बता दिया। और आप भी जानते ही हैं कि फीवर में क्या क्या होता है, उसको लिख देना है सामान्य डेंगू में। लेकिन यही डेंगू अगर अलग कंडीशन हो जाएगा, जहाँ पे हेमरेज होने लगेगा, रक्तस्राव होने लगेगा, तो उसी को डेंगू रक्तस्रावी बुखार कहते हैं। जहाँ पे बुखार तो रहेगा ही रहेगा, चूँकि डेंगू फीवर है तो फीवर तो रहेगा ही रहेगा,
इसके साथ में शरीर पर लाल लाल चकत्ते, समझ गए ना, ये बनने लगता है। नक्सीर ब्लडिंग, नाक से ब्लडिंग होने लगता है। उल्टी होगा, उसमें खून आने लगेगा। मल के साथ रक्त आने लगेगा। तो यह सब जो है आपके तीसरे कंडीशन में होते हैं, जहाँ जहाँ से नॉर्मल तरीके पर ब्लड आ सकते हैं, जैसे नाक से ब्लड आना, समझ गए, खून के उल्टी होना, ओके, मल में रक्त आना। तो ये सब जो है आपको रक्त आने लगता है, तो उसको डेंगू बुखार में अगर रक्त आ रहा है नाक से, मल से, उल्टी से, तो कहीं ना कहीं डेंगू रक्तस्रावी बुखार का संभावना हो सकता है, समझ गए। दूसरा कंडीशन तीसरा कंडीशन होगा कि शॉक लगेगा। अब डेंगू ऐसे कंडीशन में चला गया हो जहाँ पे शॉक लगता हो, पेशेंट में आघात आता हो, तो वैसे जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। यह तीसरा प्रकार के कंडीशन होता है लक्षण का, ठीक है। डेंगू बुखार एवं रक्तस्राव की गंभीर स्थिति के कारण आघात आता है। अब मान गए किसी व्यक्ति में पहला प्रकार के लक्षण तो सबसे पहले होगा, तो होगा ही, डेंगू में समान फीवर, समान प्रकार का पहला भी होगा। अब दूसरा भी कंडीशन में आ गया है कि उसमें रक्तस्राव भी शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों के कारण व्यक्ति में यही शॉक लगने लगता है, आघात लगने लगता है, बेहोशी आने लगता है, समझ गए। तो वही कहता है डेंगू बुखार और ब्लीडिंग के गंभीर स्थिति होने पर यह आघात का कारण बनता है, आघात लगता है, जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम में कहते हैं। रक्तचाप कम हो जाना, अब ब्लीडिंग होगा तो ब्लडिंग जब होने लगेगा तो जाहिर सी बातें हैं कि रक्तचाप आपके कम हो जाएंगे, और रक्तचाप इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि व्यक्ति को शॉक लगने लगता है, समझ गए। तो दूसरा कंडीशन में अगर ब्लडिंग हो रहा है तो उससे होता है कि शरीर में रक्तचाप कम हो जाता है, और रक्तचाप कम होने से जो है आघात लगता है पेशेंट को, ओके। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, जब व्यक्ति को शॉक लगता है तो पता है हाथ पैर जो है ठंडे पड़ जाएंगे, ओके। रोगी को मानसिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है शॉक लगने से। रोगी के अंदर बेहोशी जो है, बार बार बेहोशी छाने लगता है, और यही जो है शॉक सिंड्रोम का जो है आपके लक्षण है। तो मैंने बता दिया 3 कंडीशन होता है, एक नॉर्मल डेंगू फीवर होगा समान प्रकार का, दूसरा जो होगा वह शॉक हेमोरेजिक डेंगू फीवर होगा, रक्तस्रावी बुखार होगा डेंगू का, तीसरा होगा शॉक सिंड्रोम होगा, मीन्स आघात वाला विकार होगा ऐसे डेंगू की अवस्था में। तो ये 3 लक्षण याद रखिए, तीनों लक्षण में आप लिख दीजिएगा जो मैंने यहाँ पे बताया, समझ गए। आगे चलिए, अब डेंगू मान गए किसी को है तो उसमें क्या क्या हम डायग्नोसिस करेंगे, टेस्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी बीमारी हो, मैं आपको पहले से बता रखा है कि हिस्ट्री कलेक्शन, इतिहास, इतिवृत्ति संग्रह पहला पॉइंट होगा। दूसरा शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन, यह भी किसी बीमारी में भी हो सकता है। लक्षणों की उपस्थिति के जाँच, यह भी जो है संभव है। लक्षण की उपस्थिति के जाँच मतलब लक्षण देखते हैं कि क्या क्या लक्षण है, और उस लक्षण के जाँच करके पता करते हैं कि हाँ इसमें फलाना बीमारी है। जैसे अगर ब्लीडिंग होगा, बुखार है, ब्लीडिंग है, तो समझेंगे कि भाई डेंगू का टेस्ट कराया जाए, हो सकता है इसको हेमोरेजिक कंडीशन में डेंगू आ गया हो, समझ गए ना। अगर शॉक लगता हो बार बार तो समझेंगे कि डेंगू का ही जो है लक्षण हो सकता है, क्योंकि डेंगू में जब खतरनाक होता है तो व्यक्ति को शॉक लगने लगता है। तो ये लक्षणों की जांच भी करते हैं, समझ गए। रक्त में प्लेटलेट की संख्या को जांच करते हैं, WBC की जांच करते हैं, एलिसा परीक्षण करते हैं। यह एलिसा परीक्षण बेसिकली आपको इम्यूनिटी का टेस्ट होता है, समझ गए ना, जिसको IgG, IgM, समझ गए, इस सब प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है एलिसा में, ओके। मूत्र परीक्षण, यूरिन का एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें कल्चर, रूटीन, समझ गए, सभी प्रकार के यूरिन होता है। तो ये चीज़ को समझ गए, ये सारे के सारे टेस्ट है। अगर आपको किसी में डेंगू होता है तो ये सारे टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे पता चलेगा, ओके। अब रहता है कि हम उपचार क्या क्या देंगे पेशेंट में। अगर मान गए पेशेंट को डेंगू हो रखा है तो उसके अंदर हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है, ओके। फर्स्ट, रोगी को आवश्यकता अनुसार एनाल्जेसिक देते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक देते हैं किसके लिए, दर्द को कम करने हेतु, परंतु एस्प्रिन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि एस्प्रिन जो है ब्लड को और ज़्यादा पतला कर देता है, और यह जो है ब्लड में जो अगर डेंगू है और उसमें अगर दर्द के लिए आप एस्प्रिन देंगे तो एस्प्रिन का काम होता है यह ब्लड के पतला भी कर देता है, जिससे ब्लीडिंग होने का खतरा रहेगा, समझ गए। तो इसलिए एस्प्रिन नहीं दिया जाएगा यहाँ पे।
रोगी को आवश्यकता अनुसार आईवी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं। अब चूंकि इसमें पेशेंट को शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी वीकनेस होता है, तरल पदार्थ का कमी होता है, बुखार में बहुत ज़्यादा जो है शरीर से तरल का समाप्ति होते रहता है, तो इस कंडीशन में आईवी फ्लूइड इंट्रावेन के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट जैसे सलाइन वगैरह होता है ना, नॉर्मल सलाइन या WL रिंगर लैक्टेट, एक सब जो होता है RL, ये सब जो भी आवश्यकता अनुसार हो चढ़ाया जाता है। ओके, रोगी को गंभीर स्थिति में ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। अगर रोगी में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट डाउन हो चुका है, ब्लड डाउन हो चुका है, तो उसको ट्रांसफ्यूजन चढ़ाया जाता है अलग से। ओके, 5 है, रोगी को एंटी हेमोरेजिक ड्रग देते हैं। अगर रोगी में अगर मान के हेमोरेजिक वाला कंडीशन है, लक्षण है, मतलब रक्तस्राव नाक से आ रहा है या फिर मल से आ रहा है या उल्टी में आ रहा है, तो उसके लिए एंटी हेमोरेजिक ड्रग होता है, समझ गए। एंटी हेमोरेजिक जो है देते हैं, जैसे एक नाम बता देते हैं, ट्रेनेक्सा, ठीक है ना, ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है, समझ गए। ट्रेनेक्सामिक एसिड जो है यह एंटी हेमोरेजिक जो है दवाई होता है, जो ब्लड निकलते समय देते हैं, समझ गए। तो ये सारे के सारे करेंगे। बाकी दर्द के लिए भी हो ही गया, सर दर्द होगा तो हो ही गया, ये सारे चीज़ हो गया। बस इतना इलाज जो है किया जाता है, और बाकी खाना पीना अच्छा देते हैं पेशेंट को, समझ गए। आसानी से पचने वाला भोजन देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट में रिकवरी हो जाए, समझ गए। तो ये उपचार हो गया, यहाँ पे टोटल हम दे रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो डेंगू हो गया समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, वो है हमारा रेबीज के बारे में। रेबीज भी एक संक्रामक रोग है, और यह भी आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में। तो चलिए रेबीज के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, रेबीज के बारे में यहाँ पे देखिए, रेबीज का कारण, प्रसार, उद्भव, मतलब कंप्लीट डेंगू के तरह अगर पूछेगा कोई भी अगर संक्रामक रोग, तो उसका कारण, उसका प्रसार, उसका उद्भवन अवधि, लक्षण, निदान, रोकथाम, उपचार, नर्सिंग प्रबंध। तो नर्सिंग प्रबंध मैं नहीं बता रहा हूँ, वो सब आप खुद लिखिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए रेबीज होता क्या है। तो रेबीज आप लोगों को पता होगा कि यह रेबडो वायरस जनित संक्रामक रोग है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, समझ गए। यह जानवरों के काटने से फैलता है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज को हिंदी में जलातंक कहते हैं, समझ गए, यानी जल से आतंक, मतलब जलातंक, मतलब जल से व्यक्ति को डर लगता है इस प्रकार के रोग होने पर, समझ गए। इसे हाइड्रोफोबिया, ये वही है, जल से भय कहते हैं। ये रेबडो वायरस जनित संक्रामक रोग है। रेबडो वायरस कहिए या लाइसा वायरस कहिए, रेबीज लाइसा वायरस या रेबडो वायरस दोनों जो होता है एक ही ग्रुप के होता है। तो ये चीज़ को समझ लीजिए। तो ये चीज़ को समझ गए। यह किसको प्रभावित करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा। अब जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा तो आपका हर चीज़ प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को अटैक करता है, समझ गए, स्पाइनल को अटैक करेगा, ब्रेन को अटैक करेगा, और जब ब्रेन पर अटैक करेगा तो हमारा सब काम प्रभावित होगा। तो यही रेबीज होता है, समझ गए। चलिए, रेबीज जो होता है इसका रोग कारक, मतलब किसके कारण यह रोग होता है और यह कैसे फैलता है, यानी पैथोजन और ट्रांसमिशन बताना है। रेबीज जो है रोग कारक, रेबीज का रोग कारक मतलब रोग उत्पन्न करने वाला जो कारण होता है वह रेबडो वायरस या इसी ग्रुप का लाइसा वायरस होता है। यह रेबडो या इसी ग्रुप का लाइसा वायरस होता है, यह रोग कारक होता है। यह जो है हमारा वायरस होता है जिसके कारण जो है हमारा रेबीज होता है। ओके, इसका प्रसार मतलब इसका फैलाव जो है जंतुओं या चौपाया द्वारा काटने से होता है। कोई जंतु, कोई एनिमल बाइट कर लेता हो, समझ गए, या फिर कोई भी चौपाया जानवर हो या दोपाया कोई भी जानवर हो, अगर वह बाइट करता है तो जो है आपको क्या होता है, यह रेबीज होता है। ओके, जैसे मंकी हो गया, यहाँ पे डॉग हो गया, कैट हो गया, भेड़िया इत्यादि द्वारा यह हो सकते हैं, समझ गए। यहाँ तक कि हॉर्स के द्वारा भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो भी आपके, चाहे आपके पालतू जानवर हो या जंगली कोई भी जानवर अगर आपको काटते हैं तो यह जो है आपको होने की संभावना होता है, समझ गए। जैसे में मंकी, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया इत्यादि के द्वारा ये रेबीज हो सकता है, समझ गए, क्योंकि इन सब के द्वारा जो है रेबडो वायरस, लाइसा वायरस शरीर में प्रवेश करेगा और वह जो है क्या होगा, हमारे बॉडी में रेबीज उत्पन्न करेगा। ओके,
उद्भवन काल, अब इसका लक्षण कितने दिनों में दिखता है, समझ गए। उद्भवन के मतलब ही होता है कि जैसे आपको कोई एनिमल बाइट किया, समझ गए, बाइट यहाँ पे कर लिया। अब बाइट करने के बाद इसका जो है इसके द्वारा बॉडी में क्या हो गया होगा, कोई सूक्ष्म जीव यानी लाइसा हो या रेबडोवायरस जो हो वह प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करने के बाद धीरे 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 यह जो है यहाँ पे लक्षण दिखा दिया, मतलब व्यक्ति में लक्षण यहाँ से दिखना शुरू हो गया। तो काटने के पश्चात यहाँ तक वायरस देखने, लक्षण देखने के बीच के जो अवधि होते हैं उसी को हम लोग इंक्यूबेशन, उद्भवन अवधि कहते हैं, समझ गए। जहाँ पे उद्भवन हो जाए मतलब दिख जाए। इसका उद्भवन अवधि काल 1 से 3 माह हो सकता है। यह पीड़ित आयु एवं काटने की जगह पर निर्भर करता है। अब जो उद्भवन अवधि होता है नॉर्मली 1 से 3 महीने का हो सकता है, कि जैसे देखते होइएगा कि कुत्ता काटा कब, समझ गए, देखते भी होइएगा कि कुत्ता काटता है 2-4 महीना पहले, लेकिन 2-4 महीना के बाद जो है व्यक्ति को अगर नहीं इलाज करवाया जाए तो देखिएगा उस पर कुत्ते की तरह असर जो है चढ़ने लगता है। 2-3, 4, 5, 6 महीना के बाद भी ऐसा होता है। अभी एगो हाल में खबर आया था ना, देखते होइएगा कि कुत्ता उसको काटा था कब, लेकिन जो है वह अपने पिता के जो है गोद में बच्चा जो है तरप तरप के दम तोड़ दिया, समझ गए। तो ये जो है वो एक खबर अभी हाल फिलहाल में आया था नोएडा साइड में, कि कुत्ता काटा था बहुत पहले और वह अपने घर में किसी को नहीं बच्चा बताया था, और जिसके कारण उस बच्चा में कुछ दिनों के बाद जो है उसके अंदर जो है रेबीज हाइड्रोफोबिया वाला बीमारी आ गया और वह कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगा, और एक समय ऐसा आया कि जब वह तरप तरप के अपना जान दे दिया, समझ गए। तो ये सब चीज़ें होता है। तो यही है, ये चीज़ को समझ गए, आगे चलिए। इसलिए कोई भी एनिमल अगर आपको बाइट करे, यहाँ पे देख लीजिए टोटल इंग्लिश दे रखे हैं, टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए कहते हैं कोई भी अगर एनिमल बाइट करे, छोटे से छोटे बाइट करे, चाहे कोई भी जानवर हो, आप उसके लिए जो है टीका जरूर ले लें, उसके लिए जो भी प्रोसेस है ज़रूर करवा लें, संपर्क करें डॉक्टर से, ओके। लक्षण फीचर, क्योंकि कुत्ता काटता है, चाहे कोई भी बीमार आपको एनिमल काटेंगे तो हो सकता है आप 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन 1-2 महीना के बाद धीरे धीरे वह बॉडी में असर करने लगता है, समझ गए। क्लिनिकल फीचर, लक्षण क्या होते हैं चलिए देखते हैं। अब हम लोग सब जान गए कि कैसे फैलता है, कैसे जो है लक्षण क्या होता है, समझ गए ना, टोटल फैल गए। तो यहाँ पे मैं लक्षण भी बता दिया ना, देखिए ना लक्षण यहाँ पे बताए ना, यहाँ पे कि जंतुओं द्वारा होता है, तो यही तो फैलने का प्रसार का जरिया है, समझ गए। चलिए लक्षण देखिए। अब इसमें भी जिस प्रकार से डेंगू में देखें कि वहाँ 3 अवस्था था लक्षण का, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लक्षण दिखेगा, यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है, मान गए। चलिए पहला है आरंभिक अवस्था, प्राइमरी फेज जिसको हम लोग बोलते हैं। स्थानीय या विकृति दर्द, लोकल या रेडिस, मान गए जैसे कुत्ता काटा या बिल्ली काटा या कोई भी जानवर काटा, तो काटने के साथ ही ब्लड आएगा, दर्द होगा, समझ गए, झंझनाहट टाइप से होगा वहाँ पे। तो ये सब शुरुआती लक्षण प्रारंभिक काटने के साथ में ही होगा, समझ गए ना। तो यह प्राइमरी फेज होता है जो स्टार्टिंग में ही हो जाता है। जैसे काटने वाले जगह पर जो है दर्द होगा, समझ गए, काटने की जगह पर झंझनाहट टाइप से होगा, टिंगलिंग होगा, समझ गए ना, खुजली होगा वहाँ पे, समझ गए, प्रूरिटस होगा, खुजली होने लगेगा वहाँ पे काटने वाला जगह पर। हल्का सा बुखार भी आ सकता है 1-2 दिन के लिए। चिड़चिड़ापन आपके अंदर, इरिटेबिलिटी आएगा, ठीक है। आपको प्रकाश में जाने से डर लगेगा, आपको तेज़ आवाज़ के प्रति अधिक ध्यान देने लगेंगे आप। आँखों की पुतली जो है धीरे धीरे फैलने लगेगा, दिल के धड़कन तेज होने लगेगा, समझ गए। और यह सब जो है आपका आरंभिक शुरुआती अवस्था होता है, शुरुआती अवस्था में होता है। शुरुआती अवस्था में भी देख सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि काटने के साथ ही जो है जाकर डॉक्टर से संपर्क करें, समझ गए। प्राइमरी फेज भी आपका कोई जो है कम नहीं होता है। प्राइमरी फेज होता है काटने वाले जगह पर झुंझुनाहट होना, दर्द होना, खुजली होना, समझ गए, हल्का फीवर भी होगा, चिड़चिड़ापन लगेगा आपको अजब सा, प्रकाश में जाने से डर लगेगा, समझ गए, तेज़ आवाज़ के प्रति अधिक आपका ध्यान जाएगा, आँखों की पुतली जो है फैलने लगेगा, दिल का धड़कन तेज हो जाएगा, समझ गए। तो ये सब जो है होता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि किसी को अगर स्नेक बाइट करता है तो व्यक्ति का डेथ जल्दी नहीं होता है सांप के काटने से, लेकिन इस कारण से डेथ हो जाता है क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा उसका हार्ट बीट धड़कन शुरू हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का गति जो है ज़्यादा हो जाता है और वह जो है उतने ही तेज़ी से जो है जहर को शरीर में फैलाने लगता है, बस व्यक्ति का डेथ हो जाता है। इसलिए नॉर्मल रहिए, अगर कोई भी एनिमल बाइट करे, स्नेक बाइट करे, बिल्कुल नॉर्मल रहिए और नॉर्मल तरीके से ट्रीट कीजिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं घबराएंगे तो जो उसके अंदर जो पॉइजन गया है बॉडी में काटने से, वह धीरे धीरे बॉडी में जाएगा, तब तक आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उसका इलाज हो जाएगा, समझ गए।
अब प्रारंभिक अवस्था के बाद है दूसरा अवस्था है, वह है एक्साइटेशन फेज, उत्तेजित अवस्था। एक्साइटेशन में जो हमारा उत्तेजित अवस्था होता है, एक्साइटेशन जो फेज होता है, यहाँ पे यह प्रारंभिक लक्षणों ने के 2 से 10 दिनों में प्रकट होते हैं। अब मान गए प्रारंभिक, जैसे कुत्ता काटा, समझ गए, कुत्ता काटा और अगर हम 5-6 दिन तक कोई इलाज नहीं करवाएं, समझ गए, तो उसके बाद हमारा जो है प्रारंभिक, या कुत्ता काटने के साथ या कोई भी जानवर के काटने के साथ ही प्रारंभिक लक्षण शुरू हो जाएगा, समझ गए। अब प्रारंभिक लक्षण जैसे ही शुरू होगा तो प्रारंभिक लक्षण के 2 से 10 दिनों के बाद, मान गए 5 दिनों में प्रारंभिक लक्षण शुरू हुआ, कुत्ता काटा 5 दिन पहले लेकिन लक्षण अब शुरू हो रहा है, तो जो फर्स्ट लक्षण शुरू होगा वो प्रारंभिक लक्षण होगा। अब ये प्रारंभिक लक्षण के मान गए बाद, इसके बाद 2 से 10 दिन में यह जो है उत्तेजित एक्साइटेड फेज शुरू होता है, जहाँ पे क्या क्या दिखते हैं चलिए दिखाते हैं। जहाँ पे होगा ये अत्यधिक विरोध करना, एक्सेसिव एजिटेशन, समझ गए, अत्यधिक बेचैनी होगा, लकवा होगा, अनियमित धड़कन होगा, बुखार होगा, पानी से डर होगा, निर्जलीकरण होगा, समझ गए, निगलने में कठिनाई होगा, मुंह से लार गिरना, रोगी को दौरे आना, समझ गए। दूसरा फेज जो कि काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होता है और यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अवस्था में आ जाता है पेशेंट। दूसरे अवस्था में जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का विरोध करने लगेगा, समझ गए, अत्यधिक बेचैनी होगा, पेशेंट के जिस भाग में कटा है हो सकता है उस भाग में लकवा भी आ सकता है, अनियमित धड़कन पेशेंट में रहेगा, बुखार आएगा, पानी से डर लगेगा, निर्जलीकरण हो सकता है पेशेंट के अंदर, निगलने में कोई चीज़ का कठिनाई होगा, मुँह से लार टपकने लगेगा, यानी बहुत सारा चीज़ों को कंट्रोल जो है व्यक्ति के अंदर खोने लगता है, क्योंकि आपको पता है ऊपर बताए हैं कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है पेशेंट का कंट्रोल अपने ऊपर हटने लगता है, रोगी को दौरा आने लगता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति में होने लगता है द्वितीय अवस्था में। ओके, तृतीय अवस्था है जहाँ पर पेशेंट को कंप्लीट जो है पैरालाइज हो जाता है, पेशेंट को बार बार बेहोशी आने लगता है, और तीसरा अवस्था है मृत्यु होने लगता है, समझ गए। उसके बाद ये दूसरा जो फेज होता है ना, दूसरा फेज, इसी दूसरे फेज में ही पेशेंट जो है जिस भी प्रकार के मान गए जिस भी प्रकार के जानवर कटा हुआ है, बाइट किया है, उसी प्रकार के बिहेवियर अपना करने लगता है सेकेंड फेज में ही। तृतीय फेज में तो बचना मुश्किल है, समझ गए। तृतीय अगर फेज में किसी जानवर के बाइट करने के बाद अगर तृतीय फेज में कोई व्यक्ति चला गया है तो फिर बचना मुश्किल है। दूसरे फेज में कंट्रोल कर सकते हैं, समझ गए, अगर पता चल जाए, क्योंकि दूसरे फेज भी बहुत खतरनाक होता है, रोगी को दौरा आने लगता है, मुंह से लार गिरने लगेगा, कंट्रोल धीरे धीरे हटने लगता है, निगलने में कठिनाई होगा, शरीर से पानी की कमी होगा, पानी से व्यक्ति को डर लगने लगता है, बुखार होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगा, लकवा हो सकता है, अत्यधिक बेचैनी और किसी चीज़ को विरोध करना, उसी जानवर के तरह जो है व्यवहार करने लगना, उसी के तरह चलना बोलना खाना पीना सब करने लगना, ये सब सेकेंड में होता है। जब तृतीय अवस्था में चल जाए रेबीज का बीमारी तो फिर पेशेंट को बचाना मुश्किल है, समझ गए। फिर पेशेंट को कंप्लीट जो है पैरालाइज्ड हो जाएगा पेशेंट, लकवा बेहोशी जिसको बोलते हैं, और पेशेंट का लास्ट में डेथ हो जाएगा। तो यह तृतीय अवस्था में होता है रेबीज का। ओके, इसके लिए निदान क्या है, तो निदान यही है कि पेशेंट को वायरस आइसोलेशन में रखे, ब्लड का जांच करवाए, यूरिन का जांच करवाए, समझ गए, इम्यूनिटी का टेस्ट करवाएं, इम्यूनोग्लोबिन का, समझ गए, जो कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हो ही जाएगा। तो ये सब टेस्ट करवाने के बाद जो है क्या करते हैं, रोकथाम करते हैं। अब आपको पता होगा रोकथाम प्रिवेंशन में क्या क्या करेंगे, तो रेबीज के रोकथाम के लिए आवारा कुत्तों का टीकाकरण करना चाहिए। अब देखते होइएगा कि बहुत सारे ऐसे जगहों पर कुत्ते को, जो खुला कुत्ता होते हैं, उसको पकड़ पकड़ के टीकाकरण किया जाता है ताकि लोगों को काटे तो वह जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। तो आवारा कुत्तों को टीकाकरण करके बचा जा सकता है। यदि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काट ले तो इसे 10 दिन तक निगरानी में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि 10 दिनों में ही अपना प्रारंभिक लक्षण दिखा सकता है। इसलिए कोई भी कुत्ता काटे तो 10 दिन तक व्यक्ति को निगरानी में रखना चाहिए। तीसरा है, यदि किसी जानवर में रेबीज के लक्षण हो तो उसे तुरंत अलगाव में रखें। अगर कोई जानवर हो उसमें अगर कोई रेबीज के लक्षण दिखे, जो ऊपर में मैंने बताया, तो उस प्रकार के लक्षण दिखे तो उस जानवर को ही जो है व्यक्तियों से दूर रखें, समझ गए, क्योंकि वह अगर काट लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति। इसीलिए देखते होइएगा गाँव में कहता है, गांव के इलाका में, कि ये कुत्ता पागल हो गया है, कुत्ता पागल, कुत्ता नोच लेता है, काट लेगा, भागो उससे दूर रहो।
नॉर्मली वह पागल नहीं हुआ रहता है, वह उसको रेबीज हो गया रहता है, समझ गए। और वो रेबीज होने से जो है काफ़ी ज़्यादा बेचैनी, काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को दूसरे के प्रति विरोध करता है और काफ़ी दूसरे को काटने दौड़ेगा, जो है भौंकने दौड़ेगा, तो उसको रेबीज हो गया रहता है, पागल नहीं रहता है, समझ गए। चौथा है जानवर के काटने पर तुरंत टीकाकरण करना चाहिए एवं बाद में बूस्टर डोज भी लेनी चाहिए। तो ये सब रोकथाम होता है। आप कोई भी पालतू जानवर पोसते हैं तो उसको वैक्सीन दिला के रखें, समझ गए। उसके बिना बात के मुंह में उंगली ना करें, क्योंकि अगर मुंह में उंगली कीजिएगा मान के काट लेगा तो उससे क्या फ़ायदा। तो प्रिवेंशन में ये सब, रोकथाम में ये सब लिखेंगे कि पालतू कुत्ते को टीकाकरण कर, पालतू जानवर को टीकाकरण करके रखेंगे, उससे साफ़ सुथरा रखेंगे, समझ गए। और चूँकि यह जो है जानवरों से ही फैलता है तो साफ़ सुथरा रखेंगे, बिना किसी वजह के जो है उसके मुंह में उंगली नहीं डालेंगे, समझ गए। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे को इनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा देखते होइएगा आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि डॉगी को पोस लेगा, डॉगी को पाल लेगा और उसके साथ खेलेगा आदमी सब शहर में, तो वही काट लेता है और बाद में जाकर वही अगर मृत्यु का कारण हो जाएगा तो कहेगा ये सब बेकार होता है। पोसने के बेरी मज़ा आया पालने के समय, और जब काट लिया तो बोलो दिक्कत हो गया। तो उसके साथ वैसा ही पेश आओ भाई, बिना वजह के क्यों मुँह में मुँह। देखते होइएगा आजकल डॉगी को शौक से लोग चुम्मा लेता है, उसके मुंह अपने मुंह में जो है देगा, कहीं वही फैल गया तो बस कहानी सत्य खत्म, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे इंग्लिश दे रखे हैं, ये सब चीज़ें हैं। उपचार है, देखिएगा यहाँ पे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो तो रोकथाम था कि कैसे हम रोकेंगे इस बीमारी को होने से। अब उपचार इसके लिए क्या है, काटे गए स्थान को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ़ करनी चाहिए। जैसे ही आपको कोई जानवर बाइट करे तुरंत जो है आप उसको साबुन पानी से अच्छी तरह से धो दे, साफ़ कर दे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि रोगी को रेबीज इम्यूनोग्लोबिन द्वारा पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाना चाहिए। जो रोगी होता है उसको रेबीज के इम्यूनोग्लोबिन द्वारा पैसिव इम्यूनाइजेशन किया जाना चाहिए, मतलब टीकाकरण किया जाना चाहिए पेशेंट में रेबीज के विरुद्ध में, समझ गए। रेबीज के विरुद्ध में बॉडी में एंटीजन पैदा करना चाहिए जो शरीर में जाकर इस रेबीज को रोकथाम कर सके। सीडेटिव का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेशेंट में बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट आता है, इरिटेट होता है, तो उसके लिए सीडेटिव दवाइयाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही जो है आपके 3 जो है होते हैं। खासकर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं टीकाकरण। टीकाकरण जरूर लेना चाहिए। टीकाकरण में पैसिव इम्यूनाइजेशन क्रिएट करता है बॉडी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ज़रूरी के लिए सीडेटिव दवाई ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेबीज भी ख़त्म। टोटल यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस होता क्या है, तो आप लोगों को पता है हेपेटाइटिस एक लीवर का संक्रमण होता है, जिसमें लीवर में संक्रमण हो जाता है, उसी अवस्था को हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं। आइटिस जहाँ भी लगा रहता है तो हम लोग समझते हैं कि उनका इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस, आइटिस लगा है तो मतलब यह इन्फ्लामेशन को दर्शाएगा, और हेपेट मतलब क्या होता है, लीवर, समझ गए। तो हेपेटिक होता है ना, हेपेटिक होता है ना, तो यह लीवर का ही वर्ड है। तो उसी प्रकार से इसमें सी हटा के आइटिस जोड़ दिया गया है तो हेपेटाइटिस हो गया है, समझ गए। चलिए, हेपेटाइटिस क्या होता है सबसे पहले समझिए। तो हम पहले ही समझ गए कि किसी भी चीज़ के अंत में आइटिस लगा रहेगा, समझेंगे खासकर मेडिकल सेक्टर में, वह उसका इन्फ्लामेशन है। तो लीवर का पर्दा इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हेपेटाइटिस कहलाता है, सबसे आसान, समझ गए। अब हम लोग जानते हैं इन्फ्लामेशन में क्या होता है, संक्रमण वगैरह होता है, समझ गए ना। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है। अब यह जो हेपेटाइटिस होता है यह एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला जो है संक्रामक रोग होता है। इंट्रोवायरस इसका जो है रोग वायरस होता है। इसका जो रोग कारक जो होता है वह इंट्रोवायरस होता है, समझ गए। यह ओरल फीकल मार्ग द्वारा फैलता है, मतलब यह मुंह और मल के रास्ते से फैलता है, समझ गए। यानी भोजन आप लेंगे, दूषित भोजन, जल लेंगे, उससे भी फैलेगा, समझ गए। मल के रास्ते से अगर आप जो है आपके में फैल सकता है, ये चीज़ समझिए। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। यह जो हेपेटाइटिस होता है मुख्यतः 5 प्रकार से होता है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, समझ गए। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ये 5 प्रकार याद रखिएगा। तो यही जो है हमारा होता है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस समझ गए, यह एक क्या है, लीवर का पर्दा होता है। यह एक लीवर का खतरनाक संक्रामक रोग होता है जिसमें लीवर को डैमेज करता है, समझ गए। और व्यक्ति को जो है लीवर को क्षतिग्रस्त करते हुए इसमें ये जो है हेपेटाइटिस वायरस के कारण ही होता है, समझ गए। यह फैलने का मार्ग ओरल फीकर द्वारा फैलता है, समझ गए। प्रकार यहाँ पे है, पता है।
अब यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं। अब इसके कारण जानना है कि ये हेपेटाइटिस किन कारणों से होता है। कारण वही है, हेपेटाइटिस वायरस है, हर्पीज वायरस है, समझ गए, सेक्स से रिलेटेड संक्रामक रोग है, यह एसटीडी डिजीज में भी आता है, मतलब असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी यह फैलता है, तो ये कारण वो भी होगा। हर्पीज वायरस भी होता है, लेप्टोस्पाइरोसिस भी इसका कारण होता है, साइटोमेगला वायरस भी होता है, समझ गए। तो विभिन्न प्रकार के वायरस से ये होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उसको भी ये हो सकता है। एनाल्जेसिक मतलब बहुत ज़्यादा दर्द के दवाइयाँ अगर कोई यूज कर रहा है लगातार तो उसको भी लीवर में ये चीज़ें हो सकता है, इन्फेक्शन, समझ गए। साइटोटॉक्सिक दवाइयाँ, कोई ऐसे नशीली साइटोटॉक्सिक दवाइयाँ लेते हैं जहरीली, तो उससे भी ये जो है आपको हो सकता है। थायराइड रोग की दवाएं, अगर कोई बहुत दिनों से लंबे समय से अगर ओवरडोज अगर थायराइड का होगा मेडिसिन का तो ये हो जाता है लीवर में इन्फेक्शन। दूषित पानी, भोजन, दूध, ये सब से भी जो है ये होता है। इसलिए जिसको भी अगर हेपेटाइटिस हो उसको लीवर बहुत, उसको दूध वाला सामान नहीं खाना चाहिए, खासकर डेयरी वाला, समझ गए। दूषित जल, पानी, ये सब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये इन सब कारणों से होता है। बाकी ऊपर में साइटोमेगला वायरस, हर्पीज वायरस, समझ गए, लेप्टोस्पाइरोसिस, समझ गए, हेपेटाइटिस वायरस, ये सब के सब इसके कारण होते हैं। बाकी दर्द वाला दवाई लगातार नहीं खाते रहना चाहिए। थोड़ा मोड़ा दर्द है तो उससे बर्दाश्त करना चाहिए विदाउट दवाई का, क्योंकि दर्द वाले दवाई का बहुत ज़्यादा आपके लीवर किडनी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, समझ गए। उसके बाद थायराइड मेडिसिन भी अगर कोशिश कीजिए कि कुछ दिन गैप करके लिया जाए तो बढ़िया है, समझ गए, क्योंकि इसके कारण आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब कारण होता है हेपेटाइटिस का। आगे है अब हेपेटाइटिस चूँकि लीवर पर अटैक करता है तो लीवर को अटैक होने से क्या क्या व्यक्ति में होगा, वो लक्षण क्या क्या होगा सामने है। फीवर होगा, हेपेटाइटिस वाले को फीवर भी हो जाता है, समझ गए। सिर दर्द होता है, जब फीवर होगा सिर दर्द होगा। अब चूंकि लीवर ही व्यक्ति का काम नहीं करेगा तो भोजन भी सही से नहीं पचेगा, अब जो भी खाएगा निकल जाएगा, तो कमजोरी होगा, समझ गए। भूख नहीं लगेगा, लीवर खराब होगा तो भूख पचेगा नहीं, भोजन एक बार खाने के बाद तो दूसरा बार भोजन भूख लगेगा नहीं लगेगा। भोजन भी आप नहीं बराबर करेंगे, पेट भरा भरा सा लगेगा, वजन घटने लगेगा, समझ गए। जी मचलेगा, उल्टी होगा, मल जो होगा वह मिट्टी के जैसे होने लगेगा। यूरिन भी जो है आपके गहरे रंग का होने लगेगा। ज्वाइंट सब में पेन होने लगता है व्यक्ति का। थकान होता है, प्रकाश से डर लगता है। ये हेपेटोमेगली, यकृत का आकार बढ़ जाता है। व्यक्ति में जॉन्डिस भी हो सकता है, समझ गए। पेट में दर्द या करापन हो सकता है, पेट भारीपन हो सकता है, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते हो सकते हैं। इनडाइजेशन की समस्या भी हो सकता है, अपच की भी समस्या, कब्ज की भी समस्या हो सकते हैं, समझ गए। शरीर पीला हो सकता है। तो एक लीवर से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि लीवर हमारे मेटाबॉलिज क्रिया को बना कर रखता है, संतुलित करके रखता है। और लीवर जब खराब होगा तो आपके बॉडी में भोजन नहीं लगेगा, भोजन नहीं पचेगा, समझ गए, भूख नहीं लगेगा, शरीर दुबला होने लगेगा, पेट भरा भरा सब, पेट में करापन लगेगा, समझ गए। आपके जो है राइट साइड में दर्द भी होगा, समझ, मिट्टी का रंग के जैसे मल होगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, थकान होने लगेगा, लीवर में डार्क यूरिन होने लगेगा, जॉन्डिस होने लगेगा, फोटो प्रकाश में जाने से डर लगने लगेगा। तो ये सारे चीज़ जो है आपके हो सकते हैं हेपेटाइटिस के होने से, समझ गए। तो ये लक्षण हो गए। रही बात निदान मतलब डायग्नोसिस, हेपेटाइटिस के लिए कौन कौन सी डायग्नोसिस है। सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग लिया जाता है, किसी भी बीमारी का इतिहास इतिवृत्ति लिया जाता है। शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और वायरल मार्कर टेस्ट होता है। अब ये वायरल मार्कर टेस्ट में क्या क्या होता है आप लोग देख लीजिए। HCV होता है, समझ गए। HIV का भी टेस्ट होता है, HIV 1 और 2 का टेस्ट होता है, समझ गए। उसके बाद HCV HIV का टेस्ट, समझ गए, और HBsAg का टेस्ट होता है, HBsAg का टेस्ट होता है, समझ गए। HBsAg का टेस्ट होता है। वायरल मार्कर में ये 4-5 प्रकार के टेस्ट जो है HCV, HIV 1, 2, HBsAg और ये सब जो है वायरल मार्कर टेस्ट में ये सब होता है, समझ गए। तो ये होता है। लीवर बायोप्सी टेस्ट होता है, लीवर का बायोप्सी किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, देखा जाता है कि लीवर किस कंडीशन में है। ब्लड की जाँच किया जाता है इन्फेक्शन वगैरह जानने के लिए। एल्काइल ब्लड जांच में ये देखा जाता है कि एल्काइल फॉस्फेट का तो जो है स्तर नहीं बढ़ा हुआ है। सीरम बिलिरुबिन का भी स्तर जो है बढ़ा हो सकता है इसमें। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT टाइम भी जो है बढ़ा हो सकता है। WBC की संख्या में भी इंक्रीज हो सकता है। SGOT SGPT का लेवल बढ़ा हो सकता है। तो ब्लड टेस्ट में ये सब जो है आपको बढ़ा मिलता है इस हेपेटाइटिस के कंडीशन में, समझ गए। तो ये जो है सारे के सारे ब्लड टेस्ट है, ये सब किया जाता है, समझ गए।
अब ये हो गया टेस्ट। अब इसका कॉम्प्लिकेशन जटिलता क्या होता है, तो माय डियर जटिलता मतलब इस बीमारी को अगर नहीं लिया जाए, नहीं दिखाया जाए डॉक्टर से, तो क्या जटिल हो सकता है संभावना, जैसे लीवर सिरोसिस हो सकता है, मतलब लीवर आपका पूर्ण तरीका से निर्जीव के रूप में, ठोस के रूप में हो जाएगा, यह लीवर सिरोसिस, समझ गए। लीवर के ऊपर जो है आपके लवण उवन का जमाव हो जाएगा, लीवर ठोस के रूप में हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो लीवर सिरोसिस हो सकता है। क्रॉनिक लीवर डिजीज, लीवर में बहुत लंबे समय से समस्या होने से क्रोनिक डिजीज हो सकता है। हेपेटिक सर्किनोमा मतलब यकृत का कैंसर, लीवर का कैंसर हो सकता है, हेपेटिक सर्किनोमा, समझ गए। लास्ट में डेथ भी हो सकता है, और नेक्रोसिस ऑफ लीवर, लीवर नष्ट भी हो सकता है। तो ये सब जटिलता है, लीवर सिरोसिस, क्रोनिक डिजीज, यकृत कैंसर, मृत्यु और यकृत का नष्ट होना, तो ये सब जो है आपके होते हैं क्या चीज़, जटिलता, समझ गए। रही बात इसके लिए उपचार कौन सा है, तो माय डियर इसके लिए बिल्कुल उपचार है, लेकिन जिसको अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो हेपेटाइटिस समझ लीजिए कि इतना आसानी से ठीक होने वाला रोग नहीं होता है, समझ गए ना। उसके लिए आपको ज़िंदगी भर दवाई लेना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। उपचार में क्या होता है, तो उपचार में आपके सामने है, पहला है पेजी, देख लीजिए पेजिन टेरफेरॉन 2A और 2B हेपेटाइटिस सी के लिए। हेपेटाइटिस के लिए दवा आता है पेजिन टेरफेरॉन 2A और 2B, ये दवाई है, समझ गए। यह उपचार करता है, रोकथाम करता है हेपेटाइटिस के लिए, समझ गए। दूसरा है एडिपोविर, एडिपोविर डिपोवॉक्सिट और हेपेटाइटिस बी के लिए, वो था हेपेटाइटिस सी के लिए। यहाँ पर है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के लिए एडिपोविर और डिपीवॉक्सिट, समझ गए, एडिपोविर डिपीवॉक्सिट हेपेटाइटिस बी के लिए। तो ये 2 दवाइयाँ याद रखिएगा जरूर, समझ गए। अब चलते हम लोग, उपचार हो गया रोकथाम की तरह, और उपचार में जो भी और लक्षण होगा, सिम्टोमेटिक दवाई तो चलेगा ही चलेगा, जैसे दर्द होना, बुखार लगना, जॉइंट पेन करना, ये सब की तो चलेगा ही चलेगा, समझ गए ना। बाकी मेन उपचार जो 2 था हेपेटाइटिस के लिए लिख दिए, बाकी सिम्टोमेटिक दवाइयाँ तो सब बीमारी में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लिख दीजिएगा, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन एंड केयर, रोकथाम और देखभाल। अब रोकथाम देखभाल कैसे करेंगे, हेपेटाइटिस के प्रति इम्यूनाइजेशन किया जाना चाहिए। आप लोगों को पता है, आप लोगों को पहले से पता है कि हेपेटाइटिस जो होता है उसके लिए बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो है हेपेटाइटिस का टीका दिया जाता है, समझ गए। उसके बाद है यदि कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस ए वायरस के संपर्क में आए तो उसे इम्यूनोग्लोबिन 2 सप्ताह के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति में ये पाया जाए, समझ गए, कि हेपेटाइटिस ए वायरस के संपर्क में आ गया है, तो उससे जो है लगातार 2 सप्ताह के अंदर में उसे इम्यूनोग्लोबिन जो है अंदर एडमिनिस्ट्रेट की जानी चाहिए हेपेटाइटिस ए के संपर्क में आने से। तीसरा नंबर है रोकथाम में और उपचार में, हेपेटाइटिस वाले रोगियों को उपयोग में लाए गए उपकरण को हाइपोक्लोराइट 1% में डुबोकर रखना चाहिए एवं अलग से नष्ट करना चाहिए। अब सबसे पहले बात होता है कि कोई अगर हेपेटाइटिस के मरीज़ है, तो हेपेटाइटिस वाला मरीज़ अगर कोई सामान, कोई उपकरण को अगर स्पर्श किया है, छू दिया है, तो उस सामान को 1% हाइपोक्लोराइट होता है उसके सॉल्यूशन में डुबो कर रखना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बहुत तीव्र संक्रामक होता है, यह दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, और फैलेगा तो फिर उस व्यक्ति को भी लीवर को डैमेज करेगा, समझ गए। चौथा है रोगी को उपचार करने से पूर्व दस्ताने अवश्य परहें। अगर आप नर्स है, डॉक्टर है, तो आपको करना चाहिए कि हेपेटाइटिस वाला पेशेंट अगर पता है, सामने है, तो उसके उपचार करने से पहले दस्ताना मास्क जरूर लगा ले। रोगी के उपयोग में लाए गए रेक्टल थर्मामीटर को डिस्केयर कर देना चाहिए। अब जो भी थर्मामीटर के उपयोग करके अगर आप रेक्टल मलाशय के थ्रू अगर उसके रेक्टल के द्वारा आप थर्मामीटर डाल के अगर टेम्परेचर चेक किए हैं, तो उस थर्मामीटर को दोबारा उपयोग में नहीं लाइए, उसे डिस्केयर कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, तोड़ दीजिए, समझ गए, जिससे कोई दूसरा उसका चेक ना करेगा, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है हेपेटाइटिस वायरस, समझ गए, एड्स के तरह होता है। रोगी के ऊपर उपयोग में लाए गए सभी उपकरण, नीडल आदि को प्रॉपर डिस्केयर करना चाहिए। रोगी के ऊपर जो भी चीज़ का उपकरण का, जो भी नीडल का उपयोग किए हैं, प्रॉपर तरीके से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में वह ना आए, उसके लिए प्रॉपर तरीके से उसको जो है डिस्कार्ड कर देना चाहिए, मतलब खत्म, नष्ट कर देना चाहिए। हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, ए सब लोग हम लोग देख चुके हैं 5 प्रकार के, तो उसमें हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यूनाइजेशन होता है, टीकाकरण होता है, जिसका नाम है इनरेजिक्स, देख लीजिए, इंजेरिक्स बी, समझ गए, इंजेरिक्स बी होता है, रिकॉम्बी वैक्स HB होता है, याद रखिएगा, इंजेरिक्स बी और रिकॉम्बी वैक्स HB का उपयोग किया जाता है हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण के लिए, समझ गए।
8वां है ब्लड डोनर की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। अब हेपेटाइटिस को रोकथाम करना है तो मान गए अगर किसी पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड अगर कोई चढ़ाने के लिए आ रहा है, ब्लड डोनर करने के लिए, तो पहले उसको हम क्या करते हैं कि उसका स्क्रीनिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये पता नहीं है आपको कि किस में जो है HIV है और किस में हेपेटाइटिस है, तो पहले उसका स्क्रीनिंग करके पता कर लेंगे। गर्भवती महिला को वायरल मार्कर की जांच करवानी चाहिए क्योंकि गर्भवती महिला में होने की संभावना हो सकता है, ये समझ गए। यौन संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करने की सलाह देनी चाहिए क्योंकि हेपेटाइटिस आपके सेक्स रिलेशन से भी फैलता है। संवेदनशील व्यक्तियों को पता लगाकर इम्यूनाइजेशन करना चाहिए एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब जो व्यक्ति है जो संवेदनशील हो, हेपेटाइटिस का लगे कि इसमें हेपेटाइटिस हो सकता है, तो उसको टीकाकरण करना चाहिए और उसे स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। ओके। 12 है अवरोधक नर्सिंग का उपयोग करना चाहिए। मतलब नर्स को रोगियों को जो है संक्रमण से बचाना चाहिए और रोगियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि नर्स को भी हमसे संक्रमण न हो, यही बैरियर नर्सिंग होता है, समझ गए। रोगी को आइसोलेट रखना चाहिए चूँकि यह एक संक्रामक रोग है, तो इससे अन्य रोगियों से अलग रखना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए। रोगी को व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। रोगी को उसके पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत संक्रामक रोग होता है हेपेटाइटिस, समझ गए। तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये सारे चीज़ रोकथाम सब चीज़ को मैंने बता दिया, पढ़ा दिया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ऊपर जो भी लोग हम देखे हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट से आपका इंग्लिश दिया गया है क्योंकि ट्रीटमेंट से ऊपर जो है इंग्लिश और हिंदी साथ साथ में ही था। बाकी ट्रीटमेंट से यहाँ पे आपका इंग्लिश दिया गया है और रोकथाम प्रिवेंशन में भी देखभाल में भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पे सारे चीज़ को लिखना है, समझ गए। तो ये सारे चीज़ को ध्यान में रखिए। अब हम लोग आ गए यहाँ पे MSN 2 के तरफ। कहाँ पे आ गए? MSN 2 में आ गए। MSN 1 हम लोग पढ़ लिए, MSN 2 भी हम लोग देख रहे हैं इन्फेक्टियस डिजीज, संक्रामक रोग, समझ गए। तो जो हमारा वो था मेरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में MSN 1 में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हम लोग देख रहे हैं इन्फेक्टियस डिजीज, संक्रामक रोग और उसके प्रबंध के बारे में MSN 2 में, समझ गए। तो MSN 2 के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग इसमें टाइफाइड के बारे में देखेंगे, डेंगू के बारे में देख लिए हैं, आज टाइफाइड के बारे में हम लोग क्लियर कर लेते हैं, समझ गए। चलिए टाइफाइड के बारे में डिटेल से देखना है। टाइफाइड को ही हम लोग जो है मियादी बुखार भी कहते हैं, समझ गए, मियादी बुखार, समझ गए। चलिए टाइफाइड को ही मियादी बुखार कहते हैं। सबसे पहले जानिए टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड भी एक बुखार का रूप है, मलेरिया भी बुखार का रूप है, डेंगू भी बुखार का रूप है, कालाजार भी बुखार का रूप है, समझ गए। कुकुर खांसी में खांसी होते रहता है, उसमें भी बुखार होता है। तो बुखार का अलग अलग जो है आपके अलग अलग रूप हैं, समझ गए। टाइफाइड जिसको मियादी बुखार कहते हैं, सबसे पहले जानिए कि यह सल्मोनेला जीवाणु जनित एक संक्रामक रोग है। टाइफाइड क्या है? एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन नहीं है, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। टाइफाइड जो है आपको सल्मोनेला टाइफी के कारण, यही बैक्टीरिया होता है, इसके कारण क्या होता है? फैलता है। इसमें संक्रमण आहार नाल से प्रारंभ होता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो होता है यह ज़्यादातर यह आपको आंत को प्रभावित करने वाला बुखार होता है जो आपके आहार नाल से शुरू होते हुए संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, ये टाइफाइड होता है। अब हम लोग इसको देखेंगे पैथोजन और ट्रांसमिशन। पैथोजन और ट्रांसमिशन क्या होता है? पैथोजन मतलब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव और ट्रांसमिशन मतलब फैलाव, समझ गए। तो टाइफाइड रोग जो है सल्मोनेला टाइफी व सल्मोनेला पैराटाइफी ABC के कारण जो है जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। सबसे पहले जानिए पैथोजन जो जीवाणु होता है टाइफाइड का वह सल्मोनेला टाइफी होता है या इसी को सल्मोनेला पैराटाइफी ABC कहते हैं, बैक्टीरिया, समझ गए। टाइफाइड का जो फैलाव, जो प्रसार होता है मुंह के द्वारा, मल मार्ग के द्वारा होता है। इसके प्रसार का माध्यम निम्न हो सकते हैं। मुख्य रूप से यह जो टाइफाइड होता है मुंह और मल मार्ग के द्वारा, ओरल फीकल रूट के द्वारा फैलता है, लेकिन इसके अलावा अन्य माध्यम से भी यह जो है फैल सकता है, समझ गए। चलिए कौन कौन सा? अगर आप संक्रमित भोजन लेते हैं इससे भी फैलेगा, मक्खियों के द्वारा भी फैलेगा। मक्खी के द्वारा कैसे? तो मान गए आप भोजन कर रहे हैं, समझ गए, कहीं से जो है मक्खी आया आपके भोजन पर बैठ गया। अब भोजन पर बैठे जाएगा तो वो गंदगी लेकर आया आपके भोजन पर बैठ गया, वह अपने पैरों का जो गंदगी होगा आपके भोजन पर छोड़ देगा। उसी भोजन को आप ग्रहण करिएगा तो उससे संक्रमण हो जाता है, समझ गए।
तो संक्रमित भोजन से भी वही मक्खी के द्वारा ही, और दूषित हाथ, मान गए आप कहीं से काम किए और हाथ नहीं धोए और उसी से खाना खाने लगे, तो क्या होगा, हाथ भी उसमें भूमिका निभा रहा है, और मुंह के द्वारा खा रहे हैं तो मुंह के द्वारा अंदर जाएगा, तो मुंह के द्वारा हो गया, समझ गए। रोगी द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, अगर कोई रोग संक्रामक रोगी है वह उपयोग कर लिया है, उसका उपयोग आप कर रहे हैं तो आप में भी हो सकता है। दूषित जल के द्वारा भी यह फैलता है, समझ गए। तो यह सब टाइफाइड का जो है आपके फैलने का कुछ अन्य प्रकार है जो कि मैंने बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, जिसको उद्भवन अवधि कहते हैं। आप लोग को पता है कि उद्भवन अवधि कब होता है, कि जब कोई संक्रमण बॉडी में प्रवेश करने से लेकर लक्षण दिखने तक का जो अवधि होता है वही इंक्यूबेशन पीरियड होता है, समझ गए। यह निश्चित नहीं होता है एवं 3 सप्ताह या इससे अधिक भी हो सकता है। अब जो टाइफाइड होता है यह निश्चित नहीं होता है कि 1 सप्ताह में इसका लक्षण दिखेगा, कि 2 सप्ताह में दिखेगा, कि कितने सप्ताह में दिखेगा, लेकिन इसका निश्चित नहीं है। बट फिर भी 2 से 3 सप्ताह या इससे अधिक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। यहाँ पे टोटल जो भी हम लोग देखे हैं फैलाव उलाव, ये सब इंग्लिश यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप लोग इसको जो है इंग्लिश को देख लीजिए, ठीक है। लक्षण क्या है, लक्षण में आंतरीय ज्वर में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंट्रिक फीवर, इसी को हम लोग टाइफाइड भी कहते हैं, जिसमें आंत में जो है आपके ज्वर हो जाते हैं, व्यक्ति को आंत में प्रभावित करता है, समझ गए। इसमें निम्न लक्षण जो है शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। पहला अवस्था जो होता है वह प्रथम सप्ताह में दिखता है। ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, किसी व्यक्ति को बुखार है तो पहला सप्ताह में हो सकता है कि उससे लगातार तापमान बढ़ते रहे, समझ गए। भूख न लगे, अब बुखार रहता है तो भूख नहीं लगता है, सही बात है। मांस में मतलब बॉडी में, होल बॉडी में पेन होगा, पेशियों में, समझ गए। हेडेक होगा और अत्यधिक थकान लगेगा, और यह सब एक नॉर्मल बुखार में होता है। आप लोग को पता है कि तापमान बढ़ना, भूख न लगना, शरीर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, थकान होना, यह जो है आपके क्या है प्रथम सप्ताह में। कोई भी सिंपल भी बुखार होता है तो ये सब देखने को मिलता ही है, समझ गए ना। लेकिन जब दूसरे सप्ताह में ये चीज़ें चलता है तो बुखार और ज़्यादा तेज़ जो है होने लगता है, 104 फ़ारेनहाइट तक बुखार जा सकता है। सर्दी लगने लगता है व्यक्ति को, अत्यधिक पसीना, डायफोरेसिस होने लगता है। पेट एवं धड़ पर नाले दाने निकलने लगते हैं, पेट व बॉडी पर जो है लाल लाल दाने निकलने लगते हैं। साथ में तेज़ बुखार, सर्दी लगना, अत्यधिक पसीना आना, पेट एवं बॉडी पर, समझ गए ना, पेट एवं बॉडी पर लाल लाल रेसेज निकलना, यह दूसरे सप्ताह में होता है। तीसरे सप्ताह में होता यह है कि इसमें टाइफाइड के लक्षण समाप्त होने लगते हैं। यानी यूँ कहा जाए टाइफाइड 1 से लेकर दूसरे सप्ताह में आपके दिख जाते हैं टाइफाइड के लक्षण, अगर टाइफाइड होंगे तो। और टाइफाइड में वही कुछ नहीं होता है, समझ लीजिए कि आपको टाइफाइड होगा तो चूँकि आंत को भी प्रभावित करता है, तो हो सकता है पेट उट में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, सर दर्द, बुखार होने लगे, लगातार टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, सर्दी लगने लगता है व्यक्ति को, समझ गए। और बॉडी पर और पेट पर जो है लाल लाल दाने निकलने लगते हैं। तो ये सब दूसरे सप्ताह तक होते हैं। बाकी तीसरे सप्ताह में इसका लक्षण जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, दवाई वगैरह या ट्रीटमेंट वगैरह कराने पर। तो यही है, तीसरे सप्ताह तक यह समाप्त भी हो जाता है। यानी यूँ कहा जाए तो 1 से लेकर दूसरे सप्ताह तक टाइफाइड के लक्षण रहते हैं, उसके बाद तीसरे सप्ताह में यह धीरे धीरे समाप्त भी होने लगते हैं, समझ गए। तो 1 सप्ताह में लिखिएगा जो नॉर्मल फीवर होता है उस तरह के लक्षण को। दूसरे सप्ताह में लिखिएगा जो मैंने बताया कि आंत को प्रभावित करता है, तो पेट पर बॉडी में लाल दाने निकलना, समझ गए, भूख न लगना, ये सभी होवे करेगा। सारा चीज़ को लिखिएगा जो ऊपर बता दिए हैं। अब रहा बात निदान का, डायग्नोसिस का, तो आपके सामने में है। हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है, कोई भी मरीज हो, कोई भी बीमारी हो, हिस्ट्री कलेक्शन होता ही है। फिजिकल एग्जामिनेशन किया ही जाता है किसी भी बीमारी में। लक्षणों की भी जाँच, यह भी किसी बीमारी में एकदम लिखेंगे ही लिखेंगे। निदान में ब्लड का एग्जामिनेशन होता ही होता है, रक्त का परीक्षण जिसको हम लोग कहते हैं, समझ गए। बिडाल का टेस्ट किया जाता है, समझ गए ना, बिडाल के टेस्ट किया जाता है। मल का परीक्षण किया जाता है, चूँकि यह इन्फेक्शन हो सकता है, मल आंतों में अगर पहुँच गया होगा तो स्टूल में भी जो है आपको दिख जाएगा, तो इसलिए स्टूल टेस्ट किया जाता है। तो ये सब कुछ जाँच है। साथ में जो है आपको इसमें और सारे टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे टाइफाइड का टेस्ट होता है, समझ गए, बिडाल टेस्ट तो है ही। तो ये सब जो है इम्यूनोग्लोबिन का टेस्ट होता है। रही बात जटिलता की, कॉम्प्लिकेशन की, तो टाइफाइड में निम्न जटिलते हो सकते हैं। जैसे यह अगर बुखार आपके
पूर्ण तरीक़ा से आंत को अगर प्रभावित करेगा तो आंत में छेद हो जाएगा, समझ गए। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आने लगेगा मल के रास्ते से, अन्य संक्रमण भी आपके बॉडी में हो सकता है और लास्ट में डेथ हो सकते हैं। तो टाइफाइड बुखार भी कम नहीं होता है, यह भी जो है आपके आंत को पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, समझ गए। तो और लास्ट में मृत्यु भी करा सकता है। तो ये जटिलता हो गया, समझ गए। इसीलिए फीवर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चेक कराना चाहिए कि आपको कौन सा फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है, समझ गए ना, टाइफाइड है। अब इसका हम लोग रोकथाम कैसे करेंगे? तो रोकथाम करने के लिए टाइफाइड का मुख्यतः दूषित जल एवं भोजन से ही फैलता है, अतः शुद्ध जल एवं साफ भोजन का सेवन करें। और टाइफाइड जो है मुख्यतः दूषित जल और भोजन से ही फैलता है, इसलिए शुद्ध जल और साफ भोजन का सेवन हमेशा करना चाहिए। दूसरा है जल में क्लोरीन की गोलियों मिलाने से जलवाहित संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। अब जल गंदा है तो जल से संक्रामक रोग हो सकता है, तो इसलिए जल को साफ करके पीना चाहिए। साफ़ करने के लिए क्लोरीन की गोलियां आता है, इसको मिलाकर जो है थोड़ा देर रख कर तब पीना चाहिए। तीसरा है या पानी को उबाल कर लीजिए। ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां जल भराव, वाटर लॉगिंग की अधिक संभावना रहती है, मतलब जहां पे जल ज़्यादा जमा हुआ रहता है वैसे क्षेत्र को पहचान करें एवं यहाँ स्वच्छ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करें और संबंधित विभाग से संपर्क करें। जहाँ पे गंदे पानी लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, गंदे पानी का ही अवेलेबिलिटी है, साफ़ पानी नहीं है, तो ऐसे जो है गंदे चीज़ों को दूर कर साफ़ चीज़ों का उपयोग करने के लिए चाहे तो आगे विभाग से भी संपर्क करना चाहिए। यदि संभव हो तो मक्खियों एवं मच्छरों पर नियंत्रण हेतु उपाय करना चाहिए, क्योंकि यह मक्खी और मच्छर से भी फैल सकता है। चूँकि मक्खी और मच्छर दोनों क्या करेगा कि दूषित जल पर बैठेगा, दूषित चीज़ों पर बैठेगा और वह आकर आपके बॉडी, आपके भोजन पर आएगा और फिर वह दूषित करेगा। पांचवा पॉइंट है यहाँ पे आपके सामने, लोगों को स्वच्छ व ताज़ा भोजन के लिए कहना चाहिए। तो ये तो हो गया कुछ जो है आपके सलाह रोकथाम। यह रोकथाम की जो है उपचार जो आपको बताया गया प्रिवेंशन के लिए कि कैसे टाइफाइड को रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। रही बात उपचार के, तो उपचार में कुछ दवाइयाँ वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। जैसे टाइफाइड के अनुसार एंटीबायोटिक प्रदान की जाती है कि किस प्रकार के टाइफाइड है, कितने दिन से, जैसे एमोक्सिसिलिन, ठीक है ना, क्रोटीमो देख लीजिए, कॉट्रीमोक्साजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, समझ गए, सेफ्ट्रियाजोन, यह सब एंटीबायोटिक दवा है, यह दिया जा सकता है। यदि घाव बन गया हो आंतों में तो इसे पस के द्वारा सर्जिकल ड्रेनेज किया जाता है। यदि अगर आंतों में घाव बन गया हो तो चूँकि आंत को प्रभावित करता है, इन्फेक्ट करता है, तो उसके लिए पस को निकालने के लिए सर्जिकल ड्रेनेज किया जाता है, समझ गए। तीसरा है रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करने वाला, एनाल्जेसिक यानी दर्द को राहत देने वाला दवाइयाँ दी जानी चाहिए। रोगी को आवश्यकता अनुसार आईवी फ्लूइड तरल देकर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है बनाना चाहिए। और पांचवा में है कि रोगी को भोजन में डेयरी उत्पाद नहीं देनी चाहिए एवं ब्राइट डाइट यानी बनाना, राइस, एप्पल, टोस्ट दी जाती है, क्योंकि यह आंतों को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसको नहीं लेनी चाहिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से यह 5 पॉइंट उपचार के लिए बता दिया गया। साथ में आपको यहाँ पे टोटल कंप्लीट टाइफाइड समाप्त हो गया। टोटल यहाँ पे प्रिवेंशन इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों बता दिए, रोकथाम और उपचार दोनों बता दिए। अब आपका अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे मिले